रमा शहर में रहती थी। उसका बेटा रमेश एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था और बेटी महक कॉलेज में पढ़ती थी। रमा का परिवार अच्छा खासा अमीर परिवार था। एक दिन रमा घर में बैठी चाय पी रही थी कि तभी गांव से उसकी गरीब सहेली शांता का फोन आता है। बहन, मैं बहुत बीमार हूँ। मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं। मुझे तो बस अपनी बबली की चिंता है। मेरे मरने के बाद पता नहीं इस बेचारी का क्या होगा। अरे तू चिंता ना कर, मेरे होते तेरी बबली को कुछ ना होगा शांता। भूल गई क्या, मैंने तेरी बबली को अपने घर की बहू बनाने का वादा कर रखा है। वह तो मैं नहीं भूली, पर जितना जल्दी हो सके मेरे जीते जी यह काम कर लो बहन। हाँ ठीक है, तू चिंता ना कर। मैं रमेश और महक को साथ लेकर अभी गांव आ रही हूँ। हाँ। रमा को जैसे ही यह खबर मिलती है, वह रमेश और महक को साथ लेकर तुरंत गांव में आती है। मगर उनके गांव में पहुंचने से पहले ही शांता दुनिया से कूच कर जाती है। यह क्या शांता, मेरे यहाँ पहुंचने से पहले ही दुनिया छोड़ चली। बबली बेटी, तू चिंता ना कर, आज से मैं ही तेरी माँ हूँ। यह कहकर रमा बबली को अपने साथ शहर ले आती है और रमेश और बबली की शादी करवा देती है। रमा शादी के बाद बबली को समझाते हुए कहती है, बबली बेटी, यह शहर है, यहाँ गांव का गवारपन नहीं चलता, इसलिए शहर वालों की तरह समझदार बनकर रहना सीख लेना। पर मैं तो पहले ही शहर वालों से बहुत ज्यादा समझदार हूँ माँ जी। अरे वाह यह तो बड़ी अच्छी बात है बेटी। अब तू हर काम में अपनी समझदारी दिखाना, दिखाएगी ना? आप चिंता ना करो माँ जी, मेरी समझदारी देखकर आप खुश हो जाएंगी। एक दिन रमा के सिर में तेज दर्द था, तो वह बबली को बुलाकर कहती है, बहू, आह, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है बेटी। सिर दबाऊं माँ जी? नहीं नहीं, सिर मत दबा। जा, तू जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ले आ। हाँ। रमा के यह कहने पर बबली रसोई में चाय बनाने चली जाती है। मगर जैसे ही वह गैस पर चाय का पानी रखती है तो गैस खत्म हो जाती है। यह देख बबली कुछ जुगाड़ करने के बारे में सोचने लगती है। ओहो, गैस तो खत्म हो गई। अब चाय कैसे बनेगी? कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। बबली यह सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र गरम करने वाली रॉड पर पड़ती है। उसे देख बबली को तुरंत एक जुगाड़ सूझ जाता है। वह झट से एक बर्तन में पानी लेकर उसमें चीनी, दूध और चाय पत्ती डाल देती है और उसे रॉड से उबालने लगती है। मगर तभी रसोई में महक आ जाती है। महक बबली का यह जुगाड़ देख हक्की बक्की रह जाती है। अरे, यह क्या कर रही हो भाभी? वो गैस खत्म हो गई थी और माँ जी को चाय चाहिए थी, इसीलिए मैंने चाय बनाने का जुगाड़ कर लिया। हम तो गांव में ऐसे ही जुगाड़ कर लेते थे। अरे भाभी, यह गांव नहीं शहर है, यहाँ ऐसे जुगाड़ नहीं चलते। तभी वहां रमा भी आ जाती है और वह बबली को समझाते हुए कहती है, अरे, मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू इतनी जुगाड़ू है। माँ जी, मेरा जुगाड़ आपको कैसा लगा? अरे, तुझे ऐसे जुगाड़ करने की कोई जरूरत ना है। गैस खत्म हो गई थी तो मुझे बता देती। प्लीज भाभी, आगे से ऐसा जुगाड़ कभी मत करना। ठीक है, नहीं करूँगी। कुछ दिन बाद रमा की कुछ सहेलियां घर आती हैं तो रमा उनसे पूछती है, क्यों बहनों, मेरी बहू कैसी लगी? तुम्हारी बहू तो चांद सी है। इसे देखकर तो लगता ही नहीं कि इसका गांव से दूर दूर तक भी कोई संबंध है। अरे, बहू तो बिल्कुल शहर वाली मॉडर्न बहू लगती है। पर क्या खाना वाना भी अच्छा बना लेती है। अरे, खाने की तो पूछो ही मत। खाना तो मेरी बबली ऐसा बनाती है कि खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। अच्छा, ऐसी बात है तो हम बहू के हाथ का खाना खाकर ही जाएंगी। उनके यह कहने पर रमा बबली को बुलाकर कहती है, बबली बेटी, हम सबके लिए गोल गोल पूड़ियाँ और आलू की रसदार सब्जी बना कर ला। जी माँ जी, अभी बना कर लाई। यह कहकर बबली रसोई में जाकर पूड़ियाँ और आलू की सब्जी बनाने लगती है।
मगर घर में तो 2 ही आलू बचे थे। यह देख बबली फिर से सब्जी बनाने का जुगाड़ सोचने लगती है। अरे, इन 2 आलू से सब्जी कैसे बनेगी? पर माँ जी ने कहा है तो सब्जी तो बनानी ही पड़ेगी। हाँ, क्या जुगाड़ करूं? अरे, मिल गया जुगाड़। बेसन के गट्टे बनाकर उसमें आलू मिला देती हूँ। इस जुगाड़ से तो सब्जी बड़ी अच्छी बन जाएगी। हाँ। यह कहकर बबली बेसन के गट्टे और आलू से सब्जी बना लेती है, मगर फिर पूड़ियाँ बनाती है तो वे गोल नहीं बन पाती। इसीलिए अब वह पूड़ियों को गोल बनाने का जुगाड़ सोचने लगती है। आहा, मिल गया जुगाड़। टिफिन के ढक्कन से काटकर पूड़ियों को गोल गोल बना देती हूँ। यह कहकर वह अपने जुगाड़ से गोल गोल पूड़ियाँ और सब्जी बना लेती है और उसकी बनाई सब्जी और पूड़ियाँ सबको बहुत पसंद आती हैं। अरे वाह, बहू ने सब्जी और पूड़ियाँ तो बहुत अच्छी बनाई हैं। गोल गोल पूड़ियाँ और यह आलू मिक्स गट्टे की सब्जी तो बड़ी स्वादिष्ट बनी है। वाह रमा बहन, खाकर आनंद आ गया। मेहमानों के जाने के बाद रमा बबली की बड़ाई करते हुए कहती है, वाह बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया। पर सुन, पर तुझे इतनी गोल गोल पूड़ियाँ और यह आलू मिक्स गट्टे की सब्जी बनाने का आइडिया कैसे आया? बात यह है माँ जी कि यह सब मेरे देसी जुगाड़ का कमाल है। घर में 2 ही आलू बचे थे तो मैंने बेसन के गट्टे में आलू मिक्स कर सब्जी बनाने का जुगाड़ कर लिया। और तूने इतनी गोल गोल पतली पतली पूड़ियाँ कैसे बनाई? वो भी मेरे देसी जुगाड़ से बनाई माँ जी। मैंने तो ना टेढ़ी मेढ़ी पतली पतली पूड़ियाँ बेली और उस स्टील वाले टिफिन के ढक्कन से काटकर गोल बना ली। बस हो गया जुगाड़। यह सुनकर रमा हैरान रह जाती है और बबली से कहती है, बहू, तुझे समझाया था कि तू ये देसी जुगाड़ करना छोड़ और तेरी जो समस्या हो वह हमें बता दिया करना। ठीक है माँ जी, आगे से नहीं करूँगी। अब करूँगी कहने से काम नहीं चलेगा भाभी। अब तो कसम खा लो कि जुगाड़ करने की सोच को छोड़ दो। ठीक है ननद जी, छोड़ दूंगी। उस दिन के बाद बबली जुगाड़ करने की बात तो मानो भूल ही जाती है। कुछ दिन ठीक ठाक गुजर जाते हैं, मगर फिर एक दिन जब सब घर में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो घर में अचानक कड़वा धुआं फैलने लगता है। धुएं से सबका दम घुटने लगता है। रमेश पूछता है, अरे, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये धुआं तो मेरी जान निकाल देगा माँ। मुझसे तो सांस नहीं लिया जा रहा। उठकर देख तो ले, कहाँ आग लग गई है। सारा घर धुएं से भर गया है। महक रसोई में जाकर देखती है तो हैरान रह जाती है। बबली नीम की सूखी पत्तियों से धुआं फैलाने में लगी थी। भाभी, अरे ओ भाभी, ये क्या कर रही हो? घर को नीम के कड़वे धुएं से क्यों भर रही हो? हमें मारने का इरादा है क्या? आपको नहीं ननद जी, मच्छरों को मारने का इरादा है। घर में बहुत मच्छर हो गए हैं, नीम के धुएं से सब मर जाएंगे। यू फूल, ये क्या कर रही हो? मच्छर भगाने के तो और भी बहुत से तरीके हैं। पर यह देसी जुगाड़ है। बबली का यह नया जुगाड़ देख रमा तो अपना माथा ही पीट लेती है। बबली के नए नए जुगाड़ देख उसका पारा गर्म हो जाता है और वह बबली को डांटते हुए कहती है, क्यों री बबली, बता, तू ये जुगाड़ करने से बाज आएगी कि नहीं? मैं तो बस देसी तरीके से मच्छर भगाने की कोशिश कर रही थी माँ जी। तुझे मना किया था ना कि ऐसी कोशिशें मत किया कर। तेरा ये गवारपन यहाँ नहीं चलेगा। फिर से भूल हो गई माँ जी। पर इसे अपनी आखिरी भूल समझना। हाँ, आगे से ऐसा कोई जुगाड़ किया ना तो जिस गांव से आई है वहीं छोड़ाऊंगी, समझी? यह सुनकर बबली डर जाती है और उसी दिन से जुगाड़ करने की बात हमेशा के लिए भूल जाती है। आज तो जो हुआ सो हुआ, पर आज के बाद जुगाड़ करने की बात मन में भी नहीं लाऊंगी। हाँ। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन रमा को सर्दी, खांसी और जुकाम हो जाता है। वह कई तरह की दवाइयां लेती है मगर आराम नहीं लगता। अपनी बिगड़ी हालत देख रमा बबली से कहती है, सुन रही मेरी जुगाड़ी बहू, क्या
क्या मेरी इस बीमारी को ठीक करने का भी कोई जुगाड़ है तेरे पास? जुगाड़ तो है माँ जी, पर मैंने अब जुगाड़ करने से तौबा कर ली है। तुम तो अपने जुगाड़ से तौबा ही किए रहो भाभी। माँ, इसके जुगाड़ के चक्कर में पड़ोगी ना तो बीमारी और बढ़ जाएगी। यह सुनकर बबली कहती है, ऐसे कैसे बढ़ जाएगी? अदरक, लौंग, काली मिर्च और तुलसी की पत्तियों का ऐसा काढ़ा बनाकर पिलाऊंगी कि रोग एक दिन में भाग जाएगा। अरे ऐसी बात है तो फिर खड़ी क्यों है? जल्दी बना ला काढ़ा। रमा जैसे ही यह कहती है, बबली अकड़ कर रसोई में जाती है और काढ़ा बनाकर रमा को पिलाती है। 2 बार काढ़ा पीने से रमा की सर्दी, खांसी और जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर बबली अपने जुगाड़ पर थोड़ा घमंड दिखाते हुए कहती है, अब तो आप मेरे जुगाड़ को मान गई ना सासू माँ? बिल्कुल मान गई मेरी जुगाड़ी बहू। इसके साथ ही रमा अपनी जुगाड़ू बहू के जुगाड़ पर नाराज होना हमेशा के लिए छोड़ देती। सारू नगर के एक व्यापारी सतीश की बेटी थी। वह बहुत ही सुंदर थी, जैसे किसी कारीगर ने पत्थर को तराश कर बनाया हो। लेकिन उसकी सौतेली माँ शकुंत उसके साथ हमेशा जानवरों का सा व्यवहार करती। उसकी एक सौतेली बहन भी थी जिसका नाम कीर्ति था। दोनों बहनें बड़ी हो गई थीं। तू फिर से खाना खाने लगी? अरे पेट है या कुआं? जब देखो खाना चाहिए ठूसने को। हाँ, कुछ हाथ पैर भी चला लिया कर, दिन पर दिन फैलती जा रही है। ये क्या कह रही हो माँ? आपने कल सुबह से तो आज दिया है खाना। काम करते करते चक्कर आने लगते हैं, और कितना काम करूं मैं? तेरी तो जुबान भी चलने लगी है। घर का काम ही तो कराती हूँ, राजमहल नहीं भेजती चाकरी कराने। आने दे तेरे बाप को, तब देखना वो तेरा क्या हाल करते हैं। नहीं नहीं माँ, पिताजी से कुछ मत कहना, नहीं तो वो बहुत मारेंगे मुझे। आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी। शकुंत हमेशा ऐसे ही करती थी। सतीश जब लौटता, वह हमेशा उसे सारू के बारे में झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर भड़काती और फिर वो सब सुनकर सतीश उसे बुरी तरह मारता। सतीश एक व्यापारी था। व्यापार के सिलसिले में वह अक्सर नगर से बाहर ही रहता था, जिसका शकुंत बहुत फायदा उठाती और सारू को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सारू भी अपने पिताजी से बहुत डरती थी। एक दिन शकुंत ने पूछा, क्या कर रही है सारू? माँ, सब्जी काट रही हूँ। सब्जी छोड़, एक काम कर, कीर्ति के सिर में तेल लगाकर मालिश कर दे। मेरी बच्ची के सिर में बहुत दर्द है। माँ, मुझे भी बुखार लग रहा है, पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। कोई काम बता दो तो तेरी तुरंत तबीयत खराब हो जाती है, हरामखोर कहीं की। शकुंत उसे पहनने के लिए हमेशा अपनी बेटी कीर्ति के फटे पुराने और ऊंचे नीचे कपड़े देती। वह ना उसे बालों में तेल डालने देती थी और ना ही कंघी करने देती। वह हमेशा डरती थी कि कहीं सारू के सामने उसकी बेटी फीकी न पड़ जाए। कीर्ति सांवली थी और सुंदर भी नहीं थी, इसलिए शकुंत उसे खूब क्रीम पाउडर लगाने को कहती। माँ, देखो तो मैं कैसी लग रही हूँ। थू थू, कहीं मेरी बेटी को किसी चुड़ैल की नजर न लग जाए। आ तो जरा काला टीका लगा दूं। देखो तो माँ, सारू दीदी मेरी तरफ कैसे आंखें फाड़ कर देख रही है। तुझसे तो ये जन्म से ही जलती है, जन्म जली। नगर में घोषणा हुई कि वहां के राजकुमार की तबीयत खराब है। दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया है। एक महात्मा ने बताया है कि एक पवित्र और दयावान इंसान के छूने से ही वो रोग मुक्त होंगे। इसीलिए सभी लोग राजमहल में आमंत्रित हैं। जिसके भी छूने से राजकुमार अच्छे हुए, उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। शकुंत खुश होकर बोली, अरे अरे अरे, ये तो बहुत ही अच्छा समाचार है। मेरी कीर्ति से अच्छा दिल भला और किसका हो सकता है। अगर मेरी कीर्ति के छूने से राजकुमार ठीक हो गए तो मैं तो उनसे राजमहल ही मांग लूंगी। फिर मैं बनूंगी रानी और मेरी बेटी राजकुमारी। माँ, क्या हम दोनों भी चलेंगे राजमहल? हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। मैंने तो आगे का भी सोच लिया है।
मुझे यकीन है कि तेरे छूने से राजकुमार जरूर ठीक हो जाएंगे। हाँ माँ, क्या मैं भी आपके साथ चलूंगी? शक्ल देखी है अपनी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ, तेरे अंदर तो वैसे भी मेरी बेटी के लिए जलन भरी हुई है, फिर तू पवित्र आत्मा कैसे हुई? शकुंत ने अपने और कीर्ति के लिए बहुत सुंदर कपड़े खरीदे और तैयार होकर राजमहल जाने लगी। माँ, मुझे भी ले चलो ना। जब तक हम वापस ना आ जाएं, यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना, समझी? शकुंत ने उसे घर में बंद किया और माँ बेटी दोनों राजमहल चली गईं। सारू अकेले रोती रही। उसे अकेले बहुत डर लगने लगा। वह हाथ जोड़कर भगवान से बोली, भगवान, आप मुझे मेरी माँ के पास क्यों नहीं बुला लेते? मेरी ये माँ मुझे बहुत सताती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, आप कहाँ हो? आप ही मेरे पास आ जाओ ना। तभी एक तेज रोशनी के साथ एक परछाई खड़ी दिखाई दी। वह कहने लगी, बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप कौन है? जाओ यहाँ से, जाओ। डरो मत बेटी, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, ज़रूरतमंदों की मदद करती हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं अब आ गई हूँ ना, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं देगा। माँ और कीर्ति दोनों राजमहल चले गए। मैंने बहुत कहा कि मैं भी चलूँगी, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। मेरा भी बहुत मन था वहाँ जाने का। लो, मैंने सारे दरवाजे खोल दिए, अब तुम जा सकती हो। कैसे जाऊं? मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। सुना है वहाँ सब लोग बहुत अच्छे कपड़े पहनकर जाएंगे, वरना राजमहल में कोई घुसने नहीं देगा। अच्छा, ये बात है, तो ये लो नया फूलों का कुर्ता। आत्मा ने अपनी शक्ति से सारू को एक फूलों का कुर्ता दे दिया। सारू उसे पहनकर तैयार हो गई। परछाई ने कहा, अभी थोड़ी कमी है बेटी। आत्मा ने उसकी तरफ उंगली घुमाई तो वह फूलों के गहनों से सज गई। अब वह तैयार थी। लेकिन मैं जाऊंगी कैसे? लो ये अंगूठी, आंख बंद करके जहां कहोगी ये तुम्हें वहीं पहुंचा देगी। आप बहुत अच्छी हो, अब मैं जाती हूँ। पलक झपकते ही सारू राजमहल पहुंच गई। सारू को देखते ही वहां के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों तरफ चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, अरे कौन है ये खूबसूरत लड़की? लगता है जैसे परी लोक से आई हो। ऐसी सुंदर लड़की तो आज तक नहीं देखी। माँ, जरा गौर से देखो, ये तो सारू दीदी लग रही है। उसका मुंह और मसूर की दाल, वो तो यहाँ सपने में भी नहीं आ सकती। कुर्ता देख रही है उसका, फूलों से बना है। ऐसे दुर्लभ फूल तो हमने आज तक नहीं देखे। और उसके फूलों के गहने, लगता है किसी राजा की बेटी है। सब लोग बारी बारी से राजकुमार के माथे पर हाथ रख रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं था। अब कीर्ति की बारी थी। कीर्ति, अच्छे से हाथ रखना। मुझे भरोसा है कि इस बार राजकुमार जरूर उठ बैठेंगे। लेकिन कीर्ति के हाथ रखने से कुछ नहीं हुआ। शकुंत हैरानी से बोली, अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटी, एक बार फिर ठीक से रखो। अरे, ये क्या हो गया? अच्छा रुक, मैं रख कर देखती हूँ। इस बार भी कुछ नहीं हुआ। अब की बार भी कुछ नहीं हुआ। शकुंत माथे में हाथ मारते हुए पीछे हट गई। सब राजकुमार के माथे पर हाथ रख चुके थे। इस बार सारू की बारी थी। सब ने फूलों के कुर्ते वाली लड़की के लिए रास्ता छोड़ दिया। सारू ने राजकुमार के सिरहाने बैठकर उसके माथे पर बहुत प्यार से हाथ रखा। राजकुमार की तुरंत आंखें खुल गईं और वह उठकर बैठ गए। मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। देखो, मैं ठीक हो गया। तुम कौन हो? फूलों के कुर्ते वाली लड़की? सारू शकुंत की तरफ उंगली उठाते हुए बोली, मैं इनकी बेटी हूँ। शकुंत कुछ कहने की अवस्था में नहीं थी। वह खुद नहीं जानती थी कि सारू यहां ऐसे कैसे।
आप धन्य है माँ, जो आपने इतने पवित्र और अच्छे दिल वाली बेटी को जन्म दिया। मैं इन्हें अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। ये मेरी कोई बेटी बेटी नहीं है, ये तो बहुत बुरी है। मेरी बेटी तो कीर्ति है, दिल की बहुत ही अच्छी है, किसी का दुख देख ही नहीं सकती। आप इसे छोड़िए, कीर्ति से शादी कर लीजिए। ये तो मेरी सौतेली बेटी है। बंदी बना लो इस औरत को। जो औरत अपने स्वार्थ के लिए अपनी सौतेली बेटी को बुरा साबित कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। नहीं राजकुमार, मेरी माँ ऐसी नहीं है। बस कीर्ति के लिए ज्यादा प्यार उनके मन में लालच ले आया। इन्हें छोड़ दो। सारू की बात सुनकर राजकुमार ने उन्हें छोड़ दिया। सारू, तू तो वाकई पवित्र आत्मा है। तूने मुझे काल कोठरी जाने से बचा लिया। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। माँ, एहसान कैसा? आप मेरी माँ हैं। आपकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। फूलों के कुर्ते वाली लड़की, जिस तरह इन फूलों की खुशबू से ये राजमहल महक रहा है, मैं चाहता हूं कि ये राजमहल जिंदगी भर ऐसे ही महकता रहे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कुछ दिनों बाद सारू और राजकुमार की शादी हो गई और वह फूलों का कुर्ता हमेशा उनकी जिंदगी को महकाता रहा।